देखिए बेटा, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, इसका नाम है यहाँ पे बैंकिंग। ठीक है। बैंकिंग बेसिकली आप सब डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर आप उसको यूज करते हो। सुबह से लेकर रात तक हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है। पहले कोई कह सकता था सर हम बैंक यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप आज की डेट में पेटीएम या गूगल भी यूज कर रहे हो, गूगल पे, तब भी आप क्या यूज कर रहे हो? एक बैंकिंग की फैसिलिटी ही यूज कर रहे हो, है ना। यूपीआई कौन चलाता है? हमारा बैंकिंग सिस्टम चलाता है। अब मैं सबसे पहले ना आपको ये करा देता हूँ, उससे पहले हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं यहाँ पे, उसको जरा ध्यान से देखेंगे आप। देखिए बेटा, हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं आज की डेट में? बैंकिंग। उस बैंकिंग को क्लियर करने के लिए हमें ये समझना है कि बैंकिंग जो है ना, कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है। तो अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं बच्चे, दो तरीके के बैंक्स होते हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर हर जगह पे। एक होता है बेटा हमारा सेंट्रल बैंक, जो कि सिर्फ क्या होता है? ओनली वन इन ईच कंट्री। इंडिया का सेंट्रल बैंक है सर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा पार्ट ऑफ बैंकिंग क्या है सर हमारा यहाँ पे, वो कहलाते हैं सर हमारे कमर्शियल बैंक्स। ये दो कैटेगराइज्ड हैं। एक होते हैं सर हमारे इसके अंदर गवर्नमेंट बैंक्स, और एक होते हैं सर हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स। अगर मैं गवर्नमेंट बैंक्स की बात करता हूं बच्चे, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए बच्चे यहाँ पे? गवर्नमेंट बैंक्स के आपके। अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं सर, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सब क्या हो गए सर हमारे यहाँ पे? प्राइवेट बैंक्स हो गए। अब बेसिकली सर दोनों का काम क्या होता है वो समझते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहले बैंकिंग समझ आ गई कि बैंक होते हैं, दो जगह कैटेगराइज्ड होते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स में। सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं सर? बहुत सारे होते हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे पहले कमर्शियल बैंक्स के बारे में कि सर कमर्शियल बैंक्स किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स है क्या, पढ़ने से पहले आप खुद से बताएंगे। देखिए बैंक में बेटा नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर हम सब क्या काम करते हैं, कोई बताएगा? बैंक में मुख्यतः यानी नॉर्मल कंडीशन में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? पैसा जमा कराते हैं, या जब मेरे को जरूरत होती है तो पैसा विड्रॉ करता हूं। ये सबसे मेजर काम है ना इसका, पैसा जमा कराना या पैसा निकालना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, कहते हैं कमर्शियल बैंक्स आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ अ बैंकिंग सर्विस टू इंडिविजुअल। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि अलग अलग तरीके की आपको क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Business and other organization, these banks plays a crucial role in the economy by mobilizing the fund from various sources. मोबिलाइज का मतलब होता है अलग अलग जगह से क्या करता है बेटा? ये फंड्स को इकट्ठा करता है और उसको फिर सही तरीके से चैनलाइज करके क्या करता है? लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। Allocate them to the borrowers for productive purpose. They act as a intermediaries between depositor who supply funds to the bank and borrowers who seek loan from the bank. मैंने बच्चे आपको लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो एक चीज समझाई थी, भैया बैंक का कमाने का तरीका क्या है, बैंक का इनकम सोर्स क्या है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बैंक है। बैंक में ना दो तरीके के पर्सन डील करते हैं। एक होता है जो यहां से यहां पे क्या करता है? डिपोजिटर। डिपोजिटर कौन होता है सर? जो बैंक में पैसा जमा करता है। अब डिपोजिटर का काम है यहाँ पे बैंक में पैसा जमा करना। अब जो यहाँ पे ये डिपॉजिट करता है, इसके ऊपर बैंक इसको क्या देता है सर? इंटरेस्ट पे करता है। अब किसी ने अगर यहाँ पे एफडी करा रखी है और बैंक उसको साल का कितना दे रहा है? 6 या 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है बेटा? वो डिपॉजिटर को। डिपॉजिटर कौन है? हम सब। हमने बैंक में एफडी कराई, उसके ऊपर मेरे को 6 या 7% का इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक को पता है ये पैसा तो मेरे पास पड़ा रहेगा। क्या बेटा सेंट्रल बैंक ने या गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी दी है कि रात को फैक्ट्री लगा लो और नोट छाप लिया करो? नहीं दी ना। छापने वाला कौन है? या तो सेंट्रल बैंक है या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके अलावा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अब तो इसके पास पैसा कहां से आएगा सर? जो इकोनॉमी में पैसा रोटेट हुआ है वो डिपॉजिटर कहां पे जमा करेंगे? जाके बैंक में। अब जो बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है वो आगे किसको दे देगा बेटा? बोरोवर्स को। किसको दे देगा? बोरोवर्स क्या लेते हैं यहां से? लोन। अलग अलग कैटेगराइज के लोन होते हैं हमारे, जैसे कि हम हाउस लोन की बात करते हैं, एजुकेशन लोन है, कार लोन है, XYZ, बहुत सारे लोन होते हैं।
मिनिमम टू मिनिमम 9 से 10% क्या करता है बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है, किससे? बोरोवर से। अब यही गेम है बैंक का, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया कि लोगों का ही पैसा बैंक के पास गया, उसके ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया? सिर्फ 6 या 7%। लेकिन वही लोग पैसा उठा के उसने दूसरे लोगों को किस पे दिया? लोन पे दिया, लेकिन उनसे कितना इंटरेस्ट लिया बेटा? 9 या 10% का। ये जो 2 और 3% का बीच का गैप है, ये बैंक की क्या होती है बेटा? इनकम होती है। क्या होती है बच्चे यहाँ पे? इनकम। अब देखो आज की डेट में मैं आपको बताऊं, एक लोन होता है हाउसिंग लोन, और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि ये कोलेट्रल होता है, आपके ना प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रख लिए जाते हैं कि जब तक आप लोन नहीं पे करोगे, जब तक आपको प्रॉपर्टी आपके नाम करके नहीं दी जाएगी। समझ आ गई ये चीज यहाँ पे? ठीक है, इसे जगाओ। ठीक है, हाउसिंग लोन होता है बेटा हमारा। अब जो हाउसिंग लोन है बेटा यहाँ पे, इसको जरा ध्यान से सुनना। हम लेते तो हैं, लेकिन आपको फ्यूचरिस्टिक बता रहा हूं, लेने का तभी कोशिश करा जाए जब बहुत ही कंपल्शन है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, वो कभी भी नहीं आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हाउस लोन लेके घर खरीदो। रीजन होता है, आपने बेटा एक घर पे 30 लाख रुपए का लोन लिया, हमें क्या लगता है सर, बड़ा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ऑब्वियसली बात है कम है, लेकिन भरना कब तक है बेटा? अप्रोक्सीमेटली कोई आइडिया मैं आपको बताऊं, रफली जो 30 लाख रुपए का लोन लेता है और 20 साल तक विद इंटरेस्ट भरता है, कितना अमाउंट भरता है? अप्रोक्सीमेटली बेटा 60 लाख। 30 लाख रुपए लेते हो और बैंक को विद इंटरेस्ट कितना पे करते हो 20 सालों में? 60 लाख रुपया देते हो आप, यानी डबल अमाउंट देते हो। अगर 20 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ भी गई और 60 लाख हो भी गई, तो आपने कुछ कमाया नहीं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उतना इंटरेस्ट आप बैंक को ऑलरेडी क्या कर चुके हो? पे कर चुके हो। तो छोटे अमाउंट की बात नहीं होती। इंटरेस्ट या लोन के अंदर हमेशा क्या देखा जाता है बेटा? टेन्योर देखा जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हो। ज्यादा टाइम पीरियड का मतलब है ज्यादा इंटरेस्ट, कम टाइम पीरियड का मतलब है कम इंटरेस्ट पे करना होगा। भले ही ब्याज ज्यादा हो, लेकिन टाइम कम हो, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दी निपट जाएगा। जितना लंबा चलाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? आपको दिक्कत होगी। समझ आ गया बैंक का काम क्या है? हमसे पैसा लेना और आगे लोन के रूप में किसको दे देना? बोरोर्स को। एक्स्ट्रा कमाने के लिए इंटरेस्ट पे दे देते हैं वो। अब अगर हम आगे बढ़े इससे, देखिए यहां कहते हैं द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर। सबसे मुख्य काम क्या है बेटा बैंक का? हमसे जमाएं स्वीकार करना, यानी हम क्या करते हैं बेटा? वहां पे जाके जमा करते हैं, वो हमसे एक्सेप्ट करता है। दूसरा, ऑफर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट सच एज अ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अलग अलग तरीके के अकाउंट्स देता है आपको। दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू स्टोर देयर मनी एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट। वो एक तरीके से आपको जगह दे रहा है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आप एफडी के रूप में बैंक में जमा करा दो, और उससे क्या ले लो? आप हमसे इंटरेस्ट लेते रहो। ठीक है, ये देखिए, अभी हम ये सारा पढ़ेंगे एक एक करके आगे आगे। अब देखिए यहां पे समझिए, यहां से स्टार्ट होते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। क्या स्टार्ट हो रहा है यहां से? फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। देखिए सबसे पहला फंक्शन आता है सर हमारा यहाँ पे, क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कहता है कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस एंड अदर एंटिटीज। दीज डिपॉजिट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, आपने फिक्स डिपॉजिट सुना हुआ होगा, आपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सुन लिया। ये कभी किसी ने सुना है? नहीं सुना? जैसे एफडी होती है ना, वैसे आरडी होती है। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी में क्या होता है बेटा? डिफरेंस बता रहा हूं मोटा मोटा। एफडी में होता है कि आप एक बार लमसम अमाउंट बैंक को दोगे और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। आरडी के अंदर होता है कि आपने ना 2,000 रुपए पर मंथ की क्या करवा दी? आरडी करा दी। तो आपके अकाउंट से हर महीने 2,000 रुपए एक पर्टिकुलर डेट पे कट के कहां चले जाएंगे? आरडी अकाउंट में चले जाएंगे, और वो कंपाउंड होते चले जाएंगे। उसके ऊपर आपको क्या मिलता चला जाएगा? इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में मेन डिफरेंस क्या है? फिक्स डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, और अमाउंट कैसे देते हो आप? एक साथ देते हो। आरडी के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन अमाउंट कैसा जाता है आपका? इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, यानी हर महीने कटता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेन काम क्या है सर इसका? ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। सर दूसरा काम करता है कि जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो उनको क्या प्रोवाइड कराता है बच्चे? ये लोन्स देता है। कहता है वन ऑफ द crucial roles of the commercial bank is to provide loans and advances to the individual and business. They evaluate the credit worthiness of the borrowers. अब भैया लोन कैसे मिलता है? आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है, वो क्या शो करती है? आपकी मार्क्स, है ना?
ऐसे ही बेटा एक अकाउंट होल्डर के या एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट स्कोर होता है जिसे हम बोलते हैं सिबिल स्कोर। क्या बोला जाता है उसको? सिबिल स्कोर। सिबिल। सिबिल आपके पैन कार्ड सुना है? परमानेंट, क्या बोला जाता है उसे? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, आधार कार्ड आपका आइडेंटिना, पैन कार्ड क्या है आपका? परमानेंट अकाउंट नंबर है। जितने भी खाते खोलोगे आप, सब किससे अटैच होंगे? आपके उस पेन से अटैच होते हैं। अब बेटा सिबिल बढ़ता घटता कैसे है? मैंने किसी से लोन लिया, फोन लिया था, गाड़ी ली थी, कुछ भी लिया था, जैसे जैसे मैं उसे टाइमली पे करता जाऊंगा, यानी इंस्टॉलमेंट्स मेरी ड्यूली जाएंगी और टाइम पे जाएंगी, कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होगी या ड्यू डेट से आगे पीछे नहीं होगी, तो मेरा सिविल स्कोर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना आप लोन लोगे और टाइमली उसको पे करोगे, आपका सिविल स्कोर क्या होता जाएगा? अच्छा होता जाएगा। फ्यूचर में आपको लोन लेने में क्या रहेगी? इजीनेस रहेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं लेकिन टाइम पे उसको पे नहीं करते, उनके चेक बाउंस हो जाते हैं, ईएमआई बाउंस हो जाती है, तो उनका सिविल स्कोर क्या हो जाता है? नीचे। तो जब वो नेक्स्ट टाइम लोन लेने आते हैं तो उनको इजीली बैंक लोन नहीं देता, ये कह के कि आपका सिविल स्कोर क्या है? बेकार है, हम आपको लोन नहीं देंगे। समझ आ गया क्या होता है ये? ठीक है। अब इसके अंदर आता है सेफ कीपिंग ऑफ अ वैल्यूएबल्स। ये आपने सुना होगा बेटा, बैंक के अंदर ना लॉकर्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे किसी के पास ज्वेलरी ज्यादा है, कुछ है, तो वो कहते हैं घर पे नहीं रखेंगे, हम कहां पे रख के आ जाएंगे? बैंक के लॉकर्स में रख के आ जाएंगे। उसके लिए बैंक क्या करता है? आपसे ईयरली कुछ चार्जेस लेता है, 2000, 2500, 4000, डिपेंडिंग ऑन अ बैंक। अब क्या लॉकर में सर पैसे या जो भी हम रख के आ रहे हैं सेफ है? बैंक का एक सिंपल सा रूल है भाई, जब आप उसमें रखने जाओगे ना, आपसे बैंक पूछेगा नहीं आप क्या रख रहे हो, आपको खुद रख के आना है उसमें। और बैंक ये भी कहता है भाई हमें भी नहीं पता आपने उसमें क्या रखा है। बैंक आपका एक इंश्योरेंस देता है कि उसमें आपने चाहे 1 करोड़ की चीज रखी हो, चाहे आपने 5 करोड़ की चीज रखी हो, बैंक इज ओनली लायबल टू पे 2 लाख और 5 लाख डिपेंडिंग ऑन अ बिल। यानी अगर बाय बाय चांस उस लॉकर के अंदर आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो बैंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख या 5 लाख ही देगा, जो भी आपकी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से। अब सामान आपने चाहे 1 करोड़ का रखा हो उसमें। एक बार ऐसा ही हुआ था, किसी ने नोट गड्डिया रखा है उसके अंदर, बैंक के अंदर दीमक लग गई, वो सारे नोट दीमक खा गई। अब वो बैंक के ऊपर चढ़ गया, भाई साहब मैं तो सेफ में रख के गया था। कह रहे हमें बता के गए थे कितने पैसे रखे थे? कह रहा नहीं। तो कह रहा हमें क्या पता तुम इतने रख के गए थे। ना वो इसलिए पूछते तुमसे ना कुछ कहते। ठीक है, वो तुम्हारी है, बस ये है कि आपने एक सेफ्टी जोन में रख दिया कि आप ये मान के चलते कि उस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह है, लॉकर है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा वहां पे क्या पड़ा हुआ है? वो सिक्योर पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी दिन मनी हिस्ट वाला सीन हो गया तो बस कुछ नहीं मिलना फिर। ठीक है, उसके बाद देखो, बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर और वॉल्ट्स टू द कस्टमर फॉर सिक्योर स्टोरेज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइक ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वैल्यूएबल असेट्स। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। बेटा आज की डेट में ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके पास बैंक से कॉल आएगी। क्या आएगी? बेटा आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। डीमेट अकाउंट क्यों होता है? शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए। हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कहां पे पैसा लगाना चाहिए, किस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टमेंट्स की, कि आप ये पॉलिसी करवा लीजिए, इस पॉलिसी से आपको ये बेनिफिट होगा, ये होगा। तो ये एक बैंक का क्या है, एक और काम होता है, इन्वेस्टमेंट करवाना और एडवाइजरी सर्विस देना। Commercial bank offer investment and advisory services to individual and organization. They provide services like wealth management, mutual fund, insurance, investment advice, and underwriting of a securities. Clear है? अब चलिए, यहां तक समझ आ गया हो तो अब आपसे क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस शीट पे। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी? अर्जुन आप ही बताओ, सबसे पहला काम क्या है बेटा बैंक का हमसे, इन चारों में से? बी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग अ लोन, हमसे पैसा लेना और हमें लोन प्रोवाइड कराना। विच फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व्स एवेल्यूटिंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बोरोअर्स? किस तरीके से बैंक जो है बेटा आपकी क्या पता करता है बेटा? वर्थीनेस पता करता है बोरोअर की, बताओ। सी, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। क्यों पता होनी चाहिए? आपकी अगर वर्थीनेस अच्छी है तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा, वर्थीनेस अच्छी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। What do commercial banks provide for the secure storage of the, सारे मत बोलो ऐसे बेटा, जब पूछू तब। ठीक है, सेफ डिपॉजिट एंड लॉकर्स। Which type of account allows customer to earn interest on their deposit? किस तरीके का अकाउंट होता है बेटा? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इन द बैंकिंग इंडस्ट्री व्हाट डू कमर्शियल बैंक एक्ट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन? किस किस के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं सर ये? ए, बोरर्स और, ठीक है, देखिए बेटा
कमर्शियल बैंक्स क्लियर हो गए सबको, क्या है उसके फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। अब अगला टॉपिक क्या है सर यहाँ पे हमारा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जैसा कि बेटा आपको बताया गया क्या होता है, सिर्फ एकलौता बैंक होता है। सारी पावर किसके पास होती है सर, सेंट्रल बैंक के पास होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सर सेंट्रल बैंक के काम क्या है, सिंपल सा। देखिए बेटा यहां पे है हमारे कमर्शियल बैंक्स, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं बच्चे। कमर्शियल बैंक के पास जो पब्लिक है यानी हम सब क्या करते हैं सर, डिपॉजिट, है ना, और ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, लोन। यानी पब्लिक क्या करती है आमतौर पे, अपना अकाउंट खुलवाती है, पैसे कमर्शियल बैंक के पास जमा कराती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो उससे लोन ले लेती है। जिस तरीके से बेटा मेरा अकाउंट या आपका अकाउंट किसके अंदर है, कमर्शियल बैंक के पास है, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट होता है वो कहां पे खुला हुआ होता है, आरबीआई के पास। ठीक है, किसके पास खुला हुआ है ये, आरबीआई के पास, ठीक है। बेसिकली आरबीआई कह सकते हो क्या है बेटा, ये एक तरीके से सेंट्रल बैंक जो कि किसको कंट्रोल करता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को। अब आरबीआई का काम क्या है, कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा आता है वो डिपॉजिट कहां पे करता है, आरबीआई के पास, और जब इसको रिक्वायरमेंट होती है तो ये लोन किससे लेता है बेटा, आरबीआई से। यानी जो रिलेशन मेरा अपने कमर्शियल बैंक के साथ है ना, वही सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ है, अपने आरबीआई के साथ है। समझ आ गई बात, जो काम आप बैंक में जाके करते हो वही सेम काम बैंक कहां पे जाके करते हैं बेटा, अपना आरबीआई के अंदर करते हैं। समझ आ रही है ये जो चीज बताई, सेम लिंक के अंदर काम चलता है हमारा, ठीक है। अब अगर हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, देखिए कहता है सेंट्रल बैंक आर डिफाइंड एज द अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है बेटा इकलौता, financial institution that have a control over the creation and a distribution of money as well as the credit creation। कहता है ये एक लौता इंस्टीट्यूट होता है जिसका नोट छापने से लेके नोट को आगे बांटने तक का काम सब किसके हाथ में होता है बेटा, हमारे सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। सेंट्रल बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज अ बैंकिंग सिस्टम ऑफ द होल कंट्री एज वेल एज वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ मॉनेटरी पॉलिसीज। पूरा बैंकिंग सिस्टम जो भारत में संभालता है वो आरबीआई संभालता है, और जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती है बेटा उसको संभालने का काम किसके पास है बेटा, सेंट्रल बैंक के पास है। RBI is an institution of a national importance and the pillar of the surging Indian economy. It is the Central Bank of India and member of the International Monetary Fund। और आरबीआई बेटा आईएमएफ का भी क्या है, हमारा मेंबर बना हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है देखिए, द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द strategy formulated by a Dr. Ambedkar in the his book named The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solution। आरबीआई किसके कहने पे बना, डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था बेटा, यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन, कहां से आया और उसका सोल्यूशन क्या है। अब इसमें कहा जाता है दिस सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन 1926। आरबीआई कब बनाया गया बेटा, 1926 में लॉन्च करा गया। दिस कमीशन वाज आल्सो नोन एज अ हिल्टन यंग कमीशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो नाम भी आपको दिख रहा होगा क्या है वहां पे, हिल्टन यंग कमीशन है। In 1949, the RBI was nationalized and become a member of a Asian Clearing Union। 1949 यानी जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद ये क्या हुआ बेटा, नेशनलाइज बना, इंडिया के अंदर आ गया प्रॉपर, और किसका मेंबर बना बेटा, ये एशियन क्लियरिंग यूनियन का। आरबीआई रेगुलेट्स द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन द इकोनॉमी। बेसिकली अगर हम बात करें भारत में इसका काम क्या है, पैसे को छापना और पैसे को अलग अलग तरीके से रोटेट करना इकोनॉमी के अंदर। The chief objective of the RBI are to sustain confidence of the public in the system, protect the interest of the depositor, and offer cost-effective banking system like cooperative banking and commercial banking to the people। आरबीआई का मेजर रोल क्या है बेटा, देखो आज भी आप बैंक को तो जानते हो, लेकिन किसके भरोसे पता है पैसे जमा करने जाते हो, आरबीआई के भरोसे। बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट कौन बना के बैठा है पीछे, आरबीआई। लोगों का भरोसा क्या है सर, बैंक को संभालने वाले कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई पे लोगों का भरोसा है, जिसकी वजह से आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट। आज अगर आरबीआई मना कर दे किसी बैंक में पैसे जमा नहीं करने, सब बंद कर देंगे। अगर आरबीआई एक गाइडलाइन पास कर देना, हमारा बैंक से कोई लेना देना नहीं, अगले दिन ही देखना बैंकों में क्या हाल होगा, ठीक है, मारा मारी मच जाएगी, सब भागोगे वहां पे लेने। क्यों, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, सबका भरोसा किसने जगाया हुआ है, आरबीआई ने। आगे हम पढ़ेंगे भी कैसे जगाया हुआ है, ठीक है।
अब आता है बेटा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है प्रभुदत्त? क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, ठीक है। व्हाट बुक सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रुपी, जिससे मैं पूछूं भाई, ठीक है, कौन सी बुक थी जिसमें हुआ था भाई? कौन सा? बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन? कब हुआ था भाई एशियन यूनियन का? बी, 1949। व्हाट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट? क्या करता है बेटा? एशियन का, ठीक है। सी, क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन द इंडिया। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई मेंशन्ड इन द डाटा? सबसे पहला काम क्या है बेटा उसका यहाँ पे? सस्टेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, यानी लोगों का भरोसा लगा के रखना किसकी तरफ? बैंकिंग सिस्टम के लिए। क्लियर? अब आज की क्लास में आता है बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है बेटा यहाँ पे? फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब एक एक करके पढ़ेंगे बेटा क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ध्यान से देखना। देखिए बच्चे यहाँ पे सबसे पहला जो इसका फंक्शन है ना बेटा वो है क्या? बैंक ऑफ इशू। इसको क्या बोला जाता है बेटा? बैंक ऑफ इशू। ये इशू वो नहीं है जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है। इशू का मतलब है यहाँ पे ये क्या करता है बेटा? एक तरीके से नोट्स वगैरह को इशू करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर टू द कमर्शियल बैंक एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कुछ पॉइंट्स होंगे बेटा यहाँ पे, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे अभी आप। पहला पॉइंट, क्या काम है सर इसका? देखिए इधर करेंसी इशुएंस, यानी सर इकोनॉमी में जितनी करेंसी इशू होती है ये कौन करता है बच्चे हमारे यहाँ पे? आरबीआई। द बैंक ऑफ इशू हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी। इट प्रिंट physical banknotes and mints coin which are then distributed to the commercial bank and the public। ये क्या करता है बेटा? कॉइन्स और नोट्स को छापता है और उसके बाद वो किसमें बांट दिए जाते हैं? लोगों के अंदर और कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। दूसरा काम, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जितनी भी मनी से रिलेटेड इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज बनेंगी उसको कौन होल्ड करता है या कौन बनाता है बच्चे हमारे यहाँ पे? आरबीआई बनाता है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक ऑफ इशू इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई and manage the monetary policy. It does this by controlling the interest rate। कैसे करता है बेटा ये? इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके। इंप्लीमेंटिंग ऑपरेशंस, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे क्या होता है। और सेटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स फॉर द कमर्शियल बैंक। ये दोनों पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन होंगे आगे वाले क्वेश्चन में। लेंडर टू द कमर्शियल बैंक, लेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? जो उधार देता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कमर्शियल बैंक्स को कौन उधार देता है? हमारा आरबीआई उधार देता है। कहता है द बैंक ऑफ इशू एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और अ लिक्विडिटी शॉर्टेज। कमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू मीट देयर ऑब्लिगेशन एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। यानी बेटा जब हमारे कमर्शियल बैंक किसी मुसीबत में आ जाते हैं या वो फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं? फिर आरबीआई के पास जाते हैं, वहां से लोन लेते हैं और लोगों का पैसा क्या करते हैं बेटा? वापस करते हैं, जिससे कि उनकी क्या बनी रहे? एक तरीके से वैल्यू मार्केट के अंदर बनी रहे, ठीक है। फिर आता है बेटा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। देखो एक्सचेंज रेट होता क्या है पहले उसे समझते हैं। जिस करेंसी में हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश से खर्चते हैं या चेंज करते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप डॉलर के लिए आज 80 रुपीज पे कर रहे हो, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या हो गया बेटा? इंडियन रुपीज में रुपीज 80 हो गया यहाँ पे। उसको कौन कंट्रोल करता है बच्चे हमारे यहाँ पे? आरबीआई कंट्रोल करता है। The Bank of Issue play a crucial role in managing the country's exchange rate. It may intervene in foreign exchange and market to stabilize the currency value, prevent excessive fluctuation और promote the export competitive। देखो होता क्या है बेटा, बैंक ना आज की डेट में, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। आज की डेट में मेरे को आप बताओगे जितने भी रेट तय हो रहे हैं इकोनॉमी में, चाहे सामान के हो रहे हो किसी के भी हो रहे हो, किसकी बेस पे होते हैं? ये हमने 11 में भी पढ़ा है। दुनिया में आज की डेट में बेटा कोई भी रेट तय हो रहा है ना, वो हो रहा है बेटा फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसे बोला जाता है फ्री मार्केट। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्री मार्केट। वो मार्केट जहां पे किसी भी चीज का जो प्राइस आएगा वो किसके ऊपर आएगा बेटा? उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर आएगा। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले नवरात्रे खत्म हुए, ठीक है ना। उस टाइम पे प्याज हो गए थे बहुत सस्ते,
और आलू हो गए थे बहुत महंगे। क्या रूल लगा वहां पे? डिमांड और सप्लाई का। रीजन, इन नवरात्रे आलू की डिमांड थी हाई, प्याज कोई यूज ही नहीं कर रहा था, तो उसकी डिमांड क्या हो गई? ठीक है ना। अब अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में सोचे, ऐसा होता है कि आलू महंगा और प्याज सस्ता हो? नहीं, प्याज महंगा होता है और आलू क्या होता है हमारा? सस्ता होता है। क्या रूल काम कर रहा है? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है मार्केट को। तो ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है। दुनिया की कोई भी चीज उठा के देख लो, सब किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? आज की डेट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो जब, पहली बात मैंने क्या बोला, बैंक कभी भी बीच में कोई नई इंटरवेंशन करता, लेकिन हाँ, मान लो डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट या तो जरूरत से ज्यादा आगे चला जाए या जरूरत से ज्यादा कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा सेंट्रल बैंक बीच में आएगा और उस रेट को कंट्रोल करने की क्या करेगा बेटा? कोशिश करेगा। जब उसे दिखेगा कि अब हमारी इकोनॉमी के लिए क्या हो रहा है, ये मुसीबत बन रहा है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? वहां पे कंट्रोल करा जाएगा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर आएगा जब। अब आता है बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। देखो बच्चे, मैंने अकाउंट एसबीआई में खुला लिया, आपने कहीं पे खुलवा लिया। अब भाई हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो, जिसपे पूरी इंडिया का व्हाइट मनी जाएगा, वो अपना अकाउंट कहाँ खुलवाएगा? वो जाएगा आरबीआई पे। कहाँ जाएगा बेटा वो? यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो मेजर मेजर इंस्टीट्यूट हैं, उनके अकाउंट्स कहाँ पे खुलते हैं? डायरेक्टली जाके आरबीआई के पास खुलते हैं। इसी इसीलिए इसको क्या बोला गया? गवर्नमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, या क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट का बैंकर भी कहलाता है। कैसे कहलाता है वो समझते हैं। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एज बैंकर टू द गवर्नमेंट इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। जब वो बैंकर होता है तो वो क्या क्या काम करता है बेटा गवर्नमेंट के? पहला, इट मैनेज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या करता है बच्चे? वो सारे के सारे अकाउंट मेंटेन करता है। इट एक्सेप्ट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेक्स पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इट। गवर्नमेंट से पैसे लेता है, जिस जिसकी सैलरी बांटनी है, जो जो पैसा देना है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। तीसरा, इट ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को जहां जहां पैसे की जरूरत पड़ती है, वहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता है। इट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट। जो सरकारी डेप्ट है उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है बेटा? ये करता है। द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर। जितने भी आपके फाइनेंशियल मैटर है उसमें कौन सजेशन देता है बेटा? हमारा सेंट्रल बैंक। अगर इस चीज को चेक करना हो ना, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। हमारी विधानसभा लोकसभा लगती है, कभी भी टीवी उठा के देखना, मतलब वैसे मत उठाना, टीवी में देखना, तुम्हारा कुछ नहीं पता होता। ठीक है, बेसिकली टीवी देखना आप, और ये चेक करना बेटा, जब भी विधानसभा का सेशन हो रहा है या लोकसभा का सेशन हो रहा है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां होंगे, बड़े बड़े होम मिनिस्टर वगैरह सब होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के साथ हमेशा बैठे हुए मिलेंगे आपको कौन? आरबीआई के गवर्नर। रीजन, पैसे से ही सब चलता है। इकोनॉमी भी चलानी है तो क्या चलाएगा बेटा? हमारा पैसा ही चलाएगा। पैसे को कंट्रोल करने वाला कौन है बेटा? आरबीआई का गवर्नर है, जो सारी की सारी गाइडलाइन बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के पैसे को संभालने के से लेके उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, सारा काम कौन करता है बच्चे? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, आज की डेट में कौन है हमारे? सीतारमन। ठीक है, लेडीज है, सीतारमन है। ठीक है, अच्छी पॉलिसीज बनाई उन्होंने। बेसिकली कहने का मतलब होता है बेटा, क्या पॉलिसीज रोल प्ले नहीं करती? मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट में से किसका नाम था हमारे देश के? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आप ये लगा लो बेटा, जब उनकी डेथ हुई तो आपने देखा भी होगा कितनी कितनी डिग्रीज आई, उन्होंने क्या क्या हासिल किया था अपनी लाइफ में। मैंने आपको 11th के अंदर भी एक चीज स्टडी कराई थी कि ये पॉलिसीज बनती कैसे हैं, वो थोड़ा सा समझ लो। सिर्फ ना रटो मत चीजों की कि चल रही है दुनिया बस। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था 11th स्टैंडर्ड में, ये बताया था, एक टर्म आया टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या थी बच्चे यहाँ पे? टैक्स डिडक्टेड, एस का मतलब एट, सोर्स का मतलब है आपको क्या मिल रही है, मान लो सैलरी आ रही है या किसी भी तरीके की कोई इनकम जनरेट हो रही है ना। हो क्या रहा था बेटा हमारी इकोनॉमी में ना, आज भी यही होता है वैसे तो। हो क्या रहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या जिनकी सैलरीज आती थी ना, वो सैलरी ले लेते थे। जब टैक्स देने की बारी आती थी, टैक्स कोई नहीं देता था। ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज से क्या थी? बहुत ज्यादा परेशान थी। यार करा क्या जाए, जितनी हम सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से तो टैक्स आता ही नहीं गवर्नमेंट के पास। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस टाइम के क्या थे बेटा? इकोनॉमिस्ट थे। और इकोनॉमिस्ट इतने बड़े हैं बेटा कि ऑक्सफोर्ड लंदन के अंदर उनकी किताबों से पढ़ाया जाता है आज भी।
ठीक है, वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट में से एक है वो। अब उन्होंने टीडीएस को लॉन्च करा, उन्होंने गवर्नमेंट को क्या समझाया कि आप इतनी टेंशन लेते क्यों हो, आप पहले सैलरी देते हो फिर उनसे पैसे लेने के लिए वेट करते हो। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम टीडीएस अप्लाई कर दें। टीडीएस का मतलब सैलरी देने से पहले ही जब इनकम जनरेट हो उसमें से टैक्स घटा लो, टैक्स काटने के बाद उनको सैलरी दिया करो। इसे क्या बोला गया बेटा, वहां पे टीडीएस बोला गया। तो गवर्नमेंट को क्या आया, ये लॉजिक बड़ा पसंद आया कि यार बात तो ठीक है, आना तो हमारे पास ही है, तो हम पहले काट के क्यों नहीं दे देते। तब से क्या लगा बेटा, इकोनॉमी के अंदर टीडीएस लगना स्टार्ट हो गया। तो जितनी भी सैलरीज वगैरह जाती थी, कोई इनकम जनरेट होती थी, तो उसमें से पहले ही क्या काट लिया जाता था, टीडीएस काट लिया जाता था, उसके बाद सामने वाले को। तो गवर्नमेंट की टेंशन क्या हो गई भैया, अब खत्म, ठीक है, हमें आपसे मांगने नहीं, हम पहले काट के रख लेंगे। बात भी सही थी वैसे तो लॉजिकली देखा जाए, ठीक है, लेकिन लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है, अच्छा काम है, नहीं आएगा, ठीक है। तो टीडीएस बेसिकली किसने लॉन्च करा बेटा, मनमोहन सिंह ने करा। ऐसी बहुत सारी है, एक चैप्टर आएगा बेटा, हमारी इकोनॉमी ना बिफोर 1991 क्या हो गई थी, बिल्कुल डूब चुकी थी। लगभग 3 डिकेड से इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर थी, डिप्रेशन इन द सेंस नीचे जा रही थी लगातार। 1991 के अंदर एक चैप्टर आएगा पूरा अभी आपका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने वाले भी कौन थे बेटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने देश को बचाया उस टाइम पे और देश को दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करवाया, ठीक है। दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला काम क्या है सर, एक तो वो नोट छापता है, दूसरा काम क्या करता है सर, वो गवर्नमेंट के अकाउंट संभालता है, तीसरा काम क्या है सर यहाँ पे, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, जितने भी बैंक है उनका सुपरवाइजर यानी देखने वाला कौन है उसके ऊपर, सेंट्रल बैंक है। वो ये देखता है कि जो जूनियर बैंक है हमारे, कमर्शियल बैंक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो क्या लिखा है, custodian of a cash reserve. The custodian of a cash reserve typically refers to the institution responsible for holding and safeguarding a country's or organization cash reserve. This role is crucial in maintaining the stability and security of the reserve, ensuring their availability when needed. बेसिकली बेटा हमारे देश के अंदर इकोनॉमी में जितना भी कैश रिजर्व है ना, उसको संभालता कौन है, सेंट्रल बैंक। क्यों, देखो बेसिकली क्या है, आपके घर में भी कोई ना कोई एक समझदार व्यक्ति होता है जिसके हाथ में क्या होता है, सारा का सारा कैश इन हैंड होता है, क्योंकि परिवार को भरोसा होता है कि इसके हाथ में रहेगा तो सही जगह लगेगा, पैसा वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया के परिवार में लगा लो सेंट्रल बैंक वो सदस्य है जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी भरोसा करती है और पूरा पूरा बैंकिंग सिस्टम भरोसा करता है। तो जितना भी कैश रिजर्व आता है किसको दे दिया जाता है, उठा के आरबीआई को। क्यों, आरबीआई का काम क्या है, उस पैसे को सही तरीके से रोटेट करना, सही जगह पे लगाना, ठीक है, और जब जरूरत पड़े भारत को तो उस टाइम पे पैसा क्या कराना, प्रोवाइड कराना। अब आप देखो बेटा, कोविड के अंदर गिने चुने ऐसे देश थे, ठीक है, जो उस टाइम पे बर्बाद नहीं हुए। यूएस ने दिखाया नहीं, यूएस के अंदर बेटा 30% का डिफ्लेशन था, ठीक है, इतनी नौकरियां गई थी कोविड के ड्यूरेशन के अंदर, यूएस के अंदर 50% जॉब गई है लोगों की। इंडिया में नहीं था ऐसा सिस्टम उस टाइम पे। खाने पीने के अच्छे से अच्छे जो कहते थे ना हम, डेवलप्ड है, सुप्रीम पावर है दुनिया की, सबके दिक्कत थी, खाना पीना ये। और भारत ने उस टाइम पे क्या करा, वैक्सीनेशन बना के फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दी। देखो ठीक है, गवर्नमेंट जो भी होती है होगी, इनका प्रोविजन क्या है, आगे आने वाले टाइम में ये क्या करेंगे, लेकिन ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, हमने भी 35 साल से हमने गवर्नमेंट्स देखी है, अगर बीजेपी या जो हमारे, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे मोदी योगी जैसे बंदे, अगर इनकी जगह कोई और होता ना उस टाइम पे, आप सबके वैक्सीनेशन फ्री में नहीं लगती, ये कंफर्म था। एक अच्छा रिवेन्यू कमाने का ऑप्शन था हर कंट्री के लिए उस टाइम पे, भाई साहब वो लगवाते, जिसपे पैसा नहीं था वो उधार लेके लगवाता, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाता, क्योंकि खौफ इतना हो गया था कोविड का। इकोनॉमी हमारी ऐसी थी बेटा जिसमें फ्री वैक्सीनेशन लगाई गई उस टाइम पे, हमारे छोड़ो, हमारे लगाने के बाद दुनिया के अंदर बांटी गई वो बनाने के बाद, ठीक है ना। तो क्या है ये चीज, ये चीजें दिखाती है कि किस तरीके से इकोनॉमी सर्वाइव करती है। लेकिन पैसा तो लगा होगा ना भाई उसके अंदर, वो पैसा कौन प्रोवाइड कराता है उस टाइम पे, आरबीआई प्रोवाइड कराता है। कि भाई होते हैं ना घर में जैसे दादा दादी जी होते हैं, कहीं से पैसा नहीं दिख रहा होता, एक वो रुमाल सा खोलते हैं छोटा सा, उसमें से निकाल के लो जादू का खजाना रखा है भाई मेरे पे, तू टेंशन मत ले। तो आरबीआई वही है, इसके पास अलग से बहुत सारा कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखता है देश के लिए ही अपने, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चे। अब देखो यहां लिखा भी है, इन द केस ऑफ द कंट्री द कस्टडियन ऑफ अ कैश रिजर्व इज ऑफन द सेंट्रल बैंक और डिजाइन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द नेशंस मॉनेटरी पॉलिसी। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको संभालने का काम कौन करता है बेटा, आरबीआई। सेंट्रल बैंक होल्ड सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ द फॉरेन करेंसीज एंड देयर असेट्स, सपोर्ट देयर करेंसी स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड एड्रेस द पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर हमारे देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं,
हमें विदेशों से माल खरीदना बेचना, इन सबको देखने का काम कौन करता है बेटा? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है।